ऑनलाइन दिखा रहा है क्या? दिखा रहा है ऑनलाइन। दिखाया जी। चलो स्टार्ट करें। कहाँ खत्म किए थे कल? ठीक है, चलिए लिखेंगे। हम लोग टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं? वैदिक सभ्यता। कौन सा टॉपिक है हमारा? वैदिक सभ्यता। ठीक है, इस बारे में बात कर रहे थे। तो ध्यान में रखना है, वैदिक सभ्यता में आपको पूछा जाता है कुछ सोर्सेस के बारे में। कैसे पता चला कि ये वैदिक सभ्यता है, किस काल में क्या हुआ, कैसे घटनाक्रम हुए हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे जानकारी के स्रोत। वैदिक सभ्यता के जानकारी के स्रोत के बारे में बात करेंगे। किन चीजों से हमें इसकी क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। तो भाई इतिहास को किसकी जरूरत पड़ती है? साक्ष्य की जरूरत पड़ती है, पुष्टि की जरूरत पड़ती है। तो वो पुष्टि हम लोग यहां देखने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करें फिर। चलिए, तो आप लोग देखिए, इतिहास जानने के दो स्रोत है बेसिकली। कितने स्रोत है? दो स्रोत है। एक स्रोत का नाम क्या है? पुरातात्विक स्रोत। एक स्रोत का नाम क्या है? पुरातात्विक स्रोत है। ध्यान में रखिएगा। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत अंग्रेजी में कहते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। ठीक है, दूसरा है क्या? लिटरेचर। दूसरा है क्या? लिटरेचर, जिसे हम कहते हैं क्या? साहित्यिक सोर्स कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? साहित्यिक स्रोत कहते हैं। तो इतिहास जानने के कितने स्रोत? दो स्रोत, याद रहेगा। ठीक है, अब बात करेंगे पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या मिला है वैदिक सभ्यता से संबंधित जानकारी। पुरातात्विक में क्या मिलता है? क्या क्या आते हैं पुरातात्विक में? आते तो बहुत सारा है। जैसे कि क्या आते हैं पुरातात्विक में? औजार आते हैं। क्या आते हैं? औजार आते हैं। तो ये सब चीजें छोड़िए, मैं नहीं बता रहा हूं, आप पहले भी बता चुका हूं और कभी बता दूंगा। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा इस सभ्यता के बारे में, हमें जो जानकारी मिलती है, एक तो अभिलेख से मिलती है और दूसरा मिलता है किससे? मृदभांड से। दो चीजों से हमें इसकी क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। पहला क्या है? अभिलेख। पहला क्या है? अभिलेख, इंस्क्रिप्शन कहते हैं। दूसरा क्या है? मृदभांड है। दूसरा क्या है? मृदभांड है। इसको वेयर कहते हैं अंग्रेजी में। अंग्रेजी आता है ना, घबराना मत मेरे से। ठीक है, तो अभिलेख और मृदभांड, ये दो चीजों से हमें क्या होगी? जानकारी होगी। साहित्यिक मतलब कुछ हमारे क्या मिलेंगे? क्या मिलेंगे? वैदिक ग्रंथ मिलेंगे, वैदिक साहित्य मिलेंगे। इससे हमें इस सभ्यता की क्या होगी? जानकारी होगी। तो याद रखना, अब इसे हम करते हैं पूरा क्या? डिटेल करते हैं। करें डिटेल। चलिए, ठीक है, तो याद रखना जानकारी के कितने स्रोत मिलेंगे हमें? दो स्रोत मिलेंगे। पुरातात्विक में कौन कौन से हैं? अभिलेख। और साहित्यिक में कौन सा मिलेगा? चलिए, पहला टॉपिक डालेंगे क्या? अभिलेख। पहला टॉपिक डालेंगे क्या? अभिलेख। कौन कौन सा अभिलेख है जो हमें इसकी जानकारी देता है? ठीक है, कौन कौन सा अभिलेख है जो हमें क्या देता है? इसकी जानकारी देता है। चलिए, तो मैं पहले तो एक अभिलेख का नाम बताऊंगा जिसका नाम सुने होंगे आप लोग। क्या? बोगज कोई अभिलेख। बोगज कोई अभिलेख। ध्यान में रखिए, बोगज कोई अभिलेख, ये बहुत इंपॉर्टेंट अभिलेख है। ध्यान में रखना, बोगज कोई अभिलेख। इसी अभिलेख को क्या माना जाता है? विश्व का पहला अभिलेख माना जाता है। ठीक है, ध्यान में रहेगा। विश्व का पहला अभिलेख का नाम क्या है? बोगज कोई अभिलेख है। तो चलिए थोड़ा सा इसके बारे में मैं जानकारी दे देता हूं। सबसे पहली बात, ये कब का अभिलेख है? 1400 ईसा पूर्व का क्या है? ये अभिलेख है। कब का अभिलेख है? 1400 ईसा पूर्व का अभिलेख है। कुछ साहित्य बताते हैं कि ये 1380 ईसा पूर्व का क्या है? अभिलेख है। कुछ साहित्य ये कहते हैं, कुछ साहित्य क्या कहते हैं? 1400 ईसा पूर्व का क्या है? ये अभिलेख है। ठीक है, चलिए अगला बात करते हैं, है ना। खोज की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? खोज की बात करते हैं। तो खोज किसने किया है? खोज किया है विकणकर, है ना। विकलर महोदय ने। खोज किसने किया है? विकलर महोदय ने इसे खोज किया है। कब किया है? 1907 ईस्वी में इसे खोजा है। याद रखिएगा, है ना। 1907 ईस्वी में इसे क्या किया गया है? खोजा गया है। 1907 की एक मैं खासियत बताता हूं। 1907 में भारत में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। याद रखना, 1907 में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था, है ना। वो 1905 में चालू हुआ था और 1907 तक बड़ा चरम स्तर पर भी ये चला था। ठीक है, खैर उसकी बातें मैं बाद में करूंगा। चलिए, इसकी लिपि क्या है? इसकी लिपि क्या है? तो हमने एक लिपि पढ़ा था, याद कीजिए। इससे पहले सिंधु सभ्यता में कौन सी लिपि पढ़े थे हम लोग? कौन सी लिपि पढ़े थे?
कीलाक्षर लिपि। भारत की लिपि क्या थी? चित्रात्मक थी। पर भारत के बाहर क्या लिपि चलता था? कीलाक्षर लिपि चलता था। क्या लिपि चलता था? कीलाक्षर लिपि चलता था। ये ध्यान में रखना है। चलिए अब मैं बात करता हूं बोगज कोई मिला कहां, कहां से मिला, कहां से मिला? तो याद रखना तुर्की में, तुर्की क्षेत्र में, है ना, एक कबीला था। कबीला का नाम था क्या? हित्ती। याद रखिएगा हित्ती क्या था? एक कबीला हुआ करता था। ठीक है, हित्ती क्या था? एक कबीला, मतलब उस समय का राज्य बोलते हैं उस समय उसे। जैसे इस समय छत्तीसगढ़ है, भारत है, तो उस समय का एक राज्य कौन था? हित्ती, हित्त नामक था, हित्ती कबीला था। और इसी की जो राजधानी हुआ करती थी उसका नाम था क्या? बोगज कोई। इसी की राजधानी का नाम क्या था? बोगज कोई था। और इसी बोगज कोई में क्या मिला है? कुछ लेख की जानकारी मिलता है, कुछ लिखने की जानकारी मिलता है। उसी अभिलेख को बोला गया क्या? बोगज कोई अभिलेख कहा गया है। तो तुर्की क्षेत्र में एक हित्ती कबीला था और बोगज कोई अभिलेख क्यों मिला है? आपको एक चीज दिमाग में बैठा लेना, जितने भी अभिलेख मैं पढ़ाऊंगा आपको, सभी अभिलेख के नाम किसके नाम पर रखे जाते हैं? किसके नाम पर? जगह के नाम पर। किसके नाम पर? जगह के। बोगज कोई जगह है ना? बोगज कोई जगह है कि नहीं? जगह है, जगह है। एरन अभिलेख पढ़ेंगे, गिरनार अभिलेख पढ़ेंगे, जूनागढ़ अभिलेख पढ़ेंगे, बहुत सारे अभिलेख बताऊंगा मैं। 90% अभिलेख पूरा उसी के नाम पर ही है। ठीक है, कुछ अभिलेख जो इधर से उधर हुए हैं उसके नाम जगह के नाम पर नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसमें एक वर्णन किसका है, इसमें वर्णन किस चीज का किया गया बोगज कोई अभिलेख में। ठीक है, तो चलिए बात करता हूं मैं, किसका वर्णन मिलेगा आपको? हाँ, तो दो कबीला के बीच लंबे समय तक क्या चल रहा था? विवाद चल रहा था। दो कबीला के बीच लंबे समय तक क्या चल रहा था? विवाद चल रहा था। एक का नाम है क्या? हित्त व दूसरे का नाम है क्या? मितन्नी। हित्ती व मितन्नी नाम का विवाद चल रहा था। पश्चात पश्चात इन्हीं कबीला में क्या होता है? इन्हीं कबीला में होता है क्या? संधि होता है। क्या हो जाता है? संधि हो जाता है। और संधि जब होता है तो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? कसम खाओ भगवान की दोबारा लड़ाई नहीं करेंगे। होता है कि नहीं होता है? तो बस वैसे ही चीजें क्या हुआ, यहां संधि हुआ, है ना, भगवान के समक्ष प्रस्तुत हुए और भगवान के साथ वादा किया, भगवान के समक्ष वादा किए, इसकी जानकारी मिलती है। और कौन कौन का भगवान का वर्णन है? इंद्र, वरुण, इंद्र, वरुण, मित्र और नासक्य। कहीं कहीं किताब में इसका नाम नासक्य मिलेगा और कहीं कहीं मिलेगा क्या? नासत्य भी मिलेगा। तो याद रखिएगा नासक्य बोलो या नासत्य बोलो। ठीक है, वैसे एक्चुअली में नासक्य ही बोला जाता है। ठीक है, कुछ कुछ ग्रंथों में त्रुटियां बहुत ज्यादा पाई गई है। तो मैं हो सकता है रेफरेंस किसका ले रहा है ये डिपेंड करता है कौन सा एग्जाम आप दे रहे हैं उसके हिसाब से। तो कोई भी एग्जाम ना छूटे उसके हिसाब से आप पढ़िए, हर एग्जाम के लिए पर्याप्त रहेगा। क्लियर? तो कहने का मतलब है कौन से देवताओं का उल्लेख, कितने देवताओं का उल्लेख है? 4 देवताओं का उल्लेख। और भी देवता है नो डाउट, पर मैं ये खास देवताओं के बारे में बता रहा हूं। खास देवता कौन है? क्योंकि इन्हीं देवताओं का वर्णन किस में है? वैदिक ग्रंथ में है। और वैदिक कौन से वैदिक ग्रंथ में मिलता है? उस ग्रंथ, हमारा पहला वैदिक ग्रंथ क्या है? क्या है? ऋग्वेद है। इसी वेद में ही हमें इन्हीं देवी देवताओं की क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। तो इसके हिसाब से हमारे इतिहासकारों का मानना है कुछ लोग कहां रहते थे? कहां रहते थे? तुर्की क्षेत्र में रहते थे और तुर्की क्षेत्र से पलायन करके कहां आ गए? सिंधु सभ्यता क्षेत्र में आ गए। क्योंकि दोनों के देवी देवता में क्या है? समरूपता पाई गई है, समानता पाई गई है। तो बता सकते हैं बोगज कोई अभिलेख के बारे में? तो बोगज कोई अभिलेख हमें किस सभ्यता की जानकारी देता है? कौन सी सभ्यता की? कौन सी सभ्यता? वैदिक सभ्यता की जानकारी देता है। ठीक है, चलिए तो इतनी बातें। अच्छा, अब ये तुर्की वाला क्षेत्र कौन सा है? तो ये तुर्की, ईरान, इराक, ये सभी क्षेत्र मध्य एशिया कहलाता है। याद रखिएगा कौन सा एशिया? मध्य एशिया कहलाता है ना। तो रिटर्न साक्ष्य को हमेशा पुष्टि की जाती है, लिखा हुआ है। ठीक, चलिए नोट कर लीजिए। विकलर, वीकली से याद रख लेना, विकलर। ठीक है, वीकली शब्द से क्या याद रखेंगे? विकलर। किलर, किलाक्षर, ऐसे नाम याद करना भी कोई बड़ा चीज नहीं है। ठीक है, कौन कौन से देता है? इंद्र, वरुण, मित्र और नासक्य। ठीक है, इंद्र, वरुण, मित्र और नासक्य।
एसी चालू हो, जाड़ लग गया जी अभी से। नहीं लग रहा है? मेरे को तो लग गया। नहीं, मैं इशारा कुछ और कर रहा था। ठीक है। एक भी सोते दिखे, एसी परमानेंटली बंद हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना, परमानेंटली। ठीक है, नहीं तो पसीना में बैठोगे फिर। चलिए, अगला अभिलेख का नाम क्या है? कस्सी अभिलेख। अगला अभिलेख का नाम क्या है? कस्सी अभिलेख। वन डे एग्जाम में इससे ज्यादा नहीं पूछेगा, बोगज कोई अभिलेख कहां मिला है। ठीक है, बस यही पूछेगा। आप पीएससी का तैयारी कर रहे हो तो इतना डिटेल आपको पढ़ना होगा। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। कोई भी एग्जाम के लिए आपको अगर तैयारी करने तो बड़े लेवल की पढ़ाई करो, छोटा लेवल अपने आप क्या हो जाएगा, निकलने लग जाएगा। ठीक है, चलिए। जो लेट आएंगे भगा दूंगा मैं, क्योंकि मुझे डिस्टर्ब होता है, नो डाउट। ठीक है, कहानी आधा अधूरी होती है तो मुझे मजा नहीं आता है। ठीक है, तो आना है 5 मिनट पहले अब आप। ठीक, मैं रात से खोल के रखा करूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए अगला। अगला अभिलेख कौन सा है? दूसरा अभिलेख। दूसरा अभिलेख कौन सा है? कस्सी अभिलेख। दूसरा अभिलेख कौन सा है? कस्सी अभिलेख है, याद रखना है। कस्सी अभिलेख। अब कस्सी अभिलेख क्या बताता है? कस्सी अभिलेख कहता है, ठीक है, ये अभिलेख कहां मिला है? ये ईरान का अभिलेख है। ईरान का क्या है? ये अभिलेख है। इसी, ठीक है, ये किसका अभिलेख है? ईरान में ये अभिलेख मिला है। ईरान में एक जगह है कस्सी, और कस्सी में ये अभिलेख मिला है, इसलिए बोला गया क्या इसे कस्सी अभिलेख कहा गया है। तो ये अभिलेख की खास बात क्या है, ध्यान में रखिएगा। इसमें एक चीजें लिखी गई, क्या लिखी गई है? कुछ लोग, कुछ ईरानी, कुछ ईरानी आर्यों की शाखा, आर्यों की शाखा, आर्यों की शाखा पलायन कर, पलायन कर पूर्वी ओर, पूर्वी ओर निवास हो गए। पूर्वी ओर हो गए, बस हो गए, पास हो गए। पूर्वी देश सारा कर रहा है, सारा कर रहा है ये पूर्वी देश। तो अगर मैं मध्य एशिया की लूंगा तो मध्य एशिया के पूर्व में कौन सा देश मिलेगा? वही अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया। तो यही पूर्व मिलेगा, मध्य एशिया के जस्ट बाजू में, है ना। तो पूर्वी क्षेत्र में ये लोग क्या हो गए? निवास हो गए। ये कौन बता है? कस्सी बारे में। और जरूर याद रखना, मैं नोट बता रहा हूं। मतलब अभिलेख, अभिलेख हमें क्या बताता है? वैदिक सभ्यता के लोग कहां रहते थे? कहां रहते थे? आर्य लोग का मूल निवासी क्या है? आर्य का मूल निवासी कहाँ है? मध्य एशिया है। मध्य एशिया, ये अधिकांश लोगों का क्या है? मान्यता है। मैक्स मुलर महोदय ने भी बताया था, बताया था मैक्स मुलर महोदय ने भी, है ना। तो मध्य एशिया, या इसी को क्या बोला जाता है? माइनर एशिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माइनर एशिया कहा जाता है। दूसरी एक और बात बताता हूं, नेक्स्ट फैक्ट, नेक्स्ट फैक्ट। अब मैं आता हूं थोड़ा सा साहित्य में। अगला मैं बताता हूं, साहित्य की बात करता हूं। ठीक है, अच्छा पहले मृदभाण बता देता हूं, फिर साहित्य में बताना है कि एक मैं पॉइंट बताऊंगा। ठीक है, या यही लिख लो जी, एक ही लाइन तो लिखना है। ठीक है, ईरान का एक ग्रंथ है, ईरान का ग्रंथ, नाम क्या है? नाम क्या है? जिंदा अवेस्ता। क्या नाम है? जिंदा अवेस्ता। भारत का एक ग्रंथ है, और भारत का भी क्या है? एक ग्रंथ है, जिसका नाम क्या है? ऋग्वेद। जिसका नाम क्या है? ऋग्वेद है। ये दोनों वेदों में क्या पाई गई है? समानताएं। ये दोनों वेदों में क्या पाई गई है? समानता पाई गई है। जिसमें जिस स्वरूपों में समानता पाई गई है, देवी देवताओं को नामों में भी क्या पाई गई है? समानता पाई गई है। तो अगर आपको पूछेगा ईरान के कौन सा ग्रंथ और भारत के कौन सा ग्रंथ में समानता है, तो आपको बता देना ऋग्वेद और जिंदा अवस्था। जिंदा अवस्था कहाँ का है? ईरान का एक ग्रंथ है। दोनों में समानता पाई जा रही है। तो हम इस बात से और क्या हो जाते हैं, इस बात से और हमारी पुष्टि, जो तथ्यात्मक बातें हैं कि संभवतः जो बोल रहे हैं, उसकी पुष्टि और हो जाती है कि दोनों ग्रंथों में क्या है? समानताएं हैं। ठीक है, तो ये इस ओर इशारा करती है कि कहीं ना कहीं वाकई में आर्य लोग कहाँ रहते होंगे? मध्य एशिया में रहते होंगे। ठीक है, चलिए, क्लियर।
ठीक जी, आगे बढ़े। नेक्स्ट, ठीक है, अगला मैं बात करूंगा आप लोगों को कौन सा अभिलेख के बारे में। कौन सा अभिलेख के बारे में? अच्छा, अगला क्या था? मृदभांड। अगला क्या था? मृदभांड। मृदभांड से हमें इसकी भी क्या होती है? जानकारी होती है। मृदभांड अंग्रेजी में कहते हैं क्या? इसको वेयर कहते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वेयर। कई जगह पोटरी नाम से भी मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो अगर मैं बात करूंगा, इस समय दो प्रकार के वेयर मिलते हैं। इस समय दो प्रकार के क्या मिलते हैं? मृदभांड मिलते हैं। एक है क्या? ओसी डब्ल्यू। ओसी डब्ल्यू। और दूसरा है क्या? पीजी डब्ल्यू। ओसी डब्ल्यू ऑकरी कलर्ड, ऑकरी कलर्ड वेयर। ऑकरी कलर्ड वेयर कहते हैं इसे। और हिंदी में कहते हैं गेरुवर्णी, गेरुवर्णी या गैरिक मृतभांड। या क्या कहते हैं? गैरिक मृतभांड कहते हैं। अगर मैं पूछूंगा आपको, है ना, गेरुवर्णी या गैरिक मृतभांड का प्रयोग कौन करते थे, तो कौन करते थे? कौन करते थे जी? ऋग्वैदिक काल के आर्य लोग करते थे। ऋग्वैदिक काल के कौन? आर्य लोग इसका क्या करते थे? प्रयोग करते थे। कौन से मृतमान का? ओसी डब्ल्यू। कौन सा मृतमान? ओसी डब्ल्यू। हिंदी में क्या कहते हैं इसे? गेरुवर्णी या गैरिक मृतभांड कहते हैं। समय बदला, अगला क्या आ जाएगा? अगला कौन सा काल आ जाएगा? उत्तर वैदिक काल। कौन सा काल आ जाएगा? उत्तर वैदिक काल। अब उत्तर वैदिक काल में ये क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। कौन सा मृतभांड प्रयोग करने लग गए? पीजीडब्ल्यू। पीजीडब्ल्यू का मतलब क्या होता है? प्रिंटेड ग्रे वेयर। प्रिंटेड ग्रे वेयर कहते हैं। और हिंदी में कहते हैं इसे क्या? चित्रित धूसर। चित्रित, प्रिंटेड का मतलब चित्रित, और ग्रे का मतलब क्या जी? धूसर। धूसर मतलब, वेयर का मतलब क्या? मृदभांड। वेयर का मतलब क्या? मृदभांड। धीरे धीरे अंग्रेजी भी सीख जाओगे, नो डाउट, मेरे साथ रहोगे तो। बहुत आता है मेरे को, है ना, टेंशन मत लेना। ठीक है, ठीक। तो अगर आपको पूछेगा इतिहास के जानने के कितने स्रोत मिलेंगे मृदभांड के आधार पर? दो स्रोत मिलेंगे, एक पीजीडब्ल्यू, दूसरा ओसीडब्ल्यू। ओसीडब्ल्यू का प्रयोग कौन, किस काल के लोग करते थे? तो किस काल के लोग? ऋग्वैदिक काल के लोग करते थे। और पीजीडब्ल्यू का प्रयोग कौन करते थे? उत्तर वैदिक काल के। ठीक है, ध्यान में रहेगा। पानी वानी की सुविधा है क्या? थैंक यू। चलिए, नोट कर लीजिए इसको। अगला लिखेंगे साहित्य। आज फीलिंग अच्छा आ रहा है ना, थोड़ा कश्मीर वश्मीर वाला है। ठंडा ठंडा ठंडा। नहीं कोई बात नहीं, ज्यादा नहीं, हम लोग 20-20 रुपया बढ़ाएंगे बस, है ना, 20-25 रुपया। क्या एसी का थोड़ा सा चार्ज ज्यादा था, 7,000 तो बिजली बिल आया है, तो मैं थोड़ा सा दंग रह गया हूँ। ठीक है, हर महीने एक बॉक्स बॉक्स रखेंगे। ठीक, ठीक है, उसमें जमा करते जाना है। आप लोगों के जुर्माना लगने वाला है। ठीक है, कल के ये तय हुआ है। ठीक है, तो चुपचाप टेस्ट देने जो नहीं आएंगे, जुर्माना जमा करके जाना है। और है ना, बकायदा पेरेंट्स का नंबर हमारे पास रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सिलेक्शन चाहिए उसके लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे। ठीक है, पता चला यहाँ के दुर्गा पूजा देखने जा रहे हैं, आज तो रविवार है। भैया जाना है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, पर मैं आप लोगों को एक सिस्टम बताऊंगा, जीवन को बांधने का एक तरीका। ठीक है, बाद में बताऊंगा, अभी नहीं, अभी पढ़ लेते हैं। ठीक है, अगला क्या है? साहित्य। अगला क्या है? साहित्यिक स्रोत की बात करते हैं। चलिए, अगला क्या है? साहित्यिक स्रोत की बात करते हैं। तो साहित्यिक स्रोत में जो मेन स्रोत है वो कौन सा है? कौन सा है जी? वैदिक साहित्य। कौन है? वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य। अब वैदिक साहित्य में कौन कौन से साहित्य शामिल है? एक प्रश्न तो ये बनता है, वैदिक साहित्य में कौन कौन से साहित्य शामिल है? तो एक है क्या? संहिता। एक है क्या? संहिता। दूसरा है क्या? ब्राह्मण ग्रंथ। दूसरा है क्या? ब्राह्मण ग्रंथ।
तीसरा है क्या, अरण्यक, तीसरा है क्या, अरण्यक, और चौथे का नाम है क्या, उपनिषद। चौथे का नाम क्या है, उपनिषद है, ध्यान में रखिएगा। तो वैदिक साहित्य में क्या क्या ग्रंथ शामिल है, 4 ग्रंथ शामिल है। इसे ही कहते हैं हम क्या, वेद संहिता या वैदिक संहिता के नाम से जाना जाता है। तो याद रखेगा, वैदिक संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद, इसे कहा जाता है, इन चारों को एक साथ बोला जाता है क्या, वैदिक साहित्य कहा जाता है। और एक चीज याद रखिएगा, इस है ना, वेद संहिता में टोटल कितने वेद है, 4 वेद है। कौन कौन से, कौन कौन सा जी, एक है क्या, ऋग्वेद, दूसरा है क्या, यजुर्वेद, और तीसरा है क्या, सामवेद, और चौथा है क्या, अथर्ववेद। चौथा है क्या, अथर्ववेद है, ये ध्यान में रखना है, सबको तो पता होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अगर आपको एग्जाम में पूछेगा वेद त्रयी किसे कहते हैं, तो बता देना है ये तीनों वेद को क्या बोला जाता है, वेद त्रयी कहा जाता है, या 3 वेदों का समूह कहते हैं। ठीक है, ध्यान में रहेगा, वेद त्रयी या 3 वेदों का समूह में कौन कौन शामिल है, तो कौन कौन शामिल है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। दूसरी बात है, अगर मैं बात करूंगा कौन सा वैदिक साहित्य ऋग्वेद की जानकारी देता है, तो वो एकलौता है, और वो कौन है, ऋग्वेद है। और जो है ना, पूर्व वैदिक काल की क्या देता है, ये जानकारी देता है। बाकी जितने भी साहित्य है, बाकी जितने भी साहित्य सभी किसकी जानकारी देगा, ये तीनों किसकी जानकारी देगा जी, किसकी जानकारी देता है, उत्तर वैदिक कालीन व्यवस्था के बारे में, है ना, उत्तर वैदिक काल की जानकारी देता है। तो याद रखना, है ना, ब्राह्मण ग्रंथ किसके बारे में बताएगा, उत्तर वैदिक काल के बारे में बताएगा। अरण्यक किसके बारे में बताएगा, है ना, तो यहां लिख लेना एकमात्र, एकमात्र। ठीक है, ऋग्वेद एकमात्र साहित्य है जो ऋग वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल के क्या देता है, जानकारी देता है। जितने भी साहित्य लिखे हैं आप, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, अरण्यक, ब्राह्मण, उपनिषद, ये सब किसकी जानकारी देगा आपको, किसकी जानकारी देगा, उत्तर वैदिक काल की जानकारी देता है। किसकी जानकारी देता है, उत्तर वैदिक काल की जानकारी देता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब बढ़ते हैं, थोड़ा सा बात करूंगा मैं वेद, क्या बात करने वाला हूं, वेद। वेद का मतलब क्या होता है, एग्जाम में आया है, वेद का मतलब क्या होता है, क्या होता है, ज्ञान। वेद का मतलब क्या है, ज्ञान। किसने लिखा है वेद, है, किसने लिखा है, वेदों को किसी ने नहीं लिखा है, लिखा गया है वो, है ना। तो हमें नहीं पता वेदों को किसने लिखा है ना, तो इसे वेद को लिखने वाले कोई साधारण मानव नहीं है, कोई साधारण पुरुष नहीं है, इसीलिए इसे बोला जाता है क्या, अपौरुष्य। क्या बोला जाता है, अपौरुष्य या नित्य, या क्या बोला जाता है, नित्य कहा जाता है। ठीक है, चलिए तो लिखेंगे। अब थोड़ा डिटेल जाते हैं, वेद, वेद, वेद का मतलब होता है क्या, ज्ञान। वेद का अर्थ क्या होता है, ज्ञान, इसका अर्थ है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए, वेदों को, है ना, इसको रचने वाले कौन है, रचनाकर्ता, रचनाकर्ता कौन है तो नहीं पता। ठीक है, आ गया है ये, इसीलिए इसे ही क्या बोला गया है, अपौरुष्य कहा गया है। क्या कहा गया है, अपौरुष्य। किसे अपौरुष्य कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, वेद को। अपौरुष्य मतलब जी, अपौरुष्य का मतलब क्या, जो साधारण पुरुष के द्वारा नहीं लिखा गया, विशेष पुरुष है वो। ठीक है, अपौरुष्य। ठीक है, मतलब साधारण मानव के द्वारा इसे नहीं लिखा गया है, अपौरुष्य लिखिएगा। या इसी को बोला जाता है क्या, नित्य भी कहा जाता है, नित्य। याद रखेगा, अगर आपको पूछेगा इसका पृथक्करण, इसका क्या पूछेगा, पृथक्करण पूछेगा, पृथक्करण, तो पृथक्करण किसने किया है, किसने किया है, महर्षि कृष्ण द्वैपायन ने। किसने किया है, महर्षि कृष्ण द्वैपायन जी ने किया है। ठीक है, कृष्ण द्वैपायन, इसका पृथक्करण किया है, वेदों का पृथक्करण किया गया है, इसीलिए इन्हें हम किस नाम से जानते हैं,
वेद व्यास के नाम से जानते हैं। इसीलिए हम किस नाम से जानते हैं? वेद व्यास, जिन्होंने वेदों का क्या किया है? व्यास किया है, संकलन किया है। संकलन का मतलब अलग अलग भाग में उचित तरीके से उसे क्या किया गया है? रखा गया है। ठीक, ध्यान में रहेगा। ठीक है, तो वेद व्यास जी कौन है? वेदों के संकलन करता या पृथक करता है। ठीक है, कितने वेद हैं? 4 वेद। सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद। बहुत बढ़िया। तो चलिए बात करते हैं ऋग्वेद के बारे में, पूरा डिटेल करें। हा? याद रहेगा? नहीं रहेगा तो कल भगा दूंगा, और क्या है ना। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? सबसे पूछूंगा मैं। कम से कम 100 रुपया तो मिलेगा मुझे इसी बहाने, है ना। एक एक दिन जोड़ना पड़ेगा मुझे। रिजल्ट नहीं लाओगे तो तकलीफें तो होंगी। प्रयास करना है हमेशा रिजल्ट लाने के लिए। एक ना एक दिन रिजल्ट जरूर आएगा, आप निरंतरता बरतोगे तब। ठीक है, मेढक की तरह साल में एग्जाम का डेट आएगा, उसके बाद आप बोलोगे एग्जाम आया चलो तैयारी करते हैं, जीवन में नहीं निकाल पाओगे। मैं स्टाम्प में लिख के दे सकता हूं। ठीक, पहले तभी निकाल पाओगे जब पहले से आप क्या कर चुके हैं? अध्ययन कर चुके हैं। जितना भी सिलेक्शन आप देखना, कोई पढ़ते पढ़ते ही ये शुरुआत में नहीं निकालते हैं जनरली। ठीक है, पढ़ते पढ़ते जैसे जब तक वो पूरा ना पढ़ ले, लगभग एक पोर्शन पूरा खत्म ना कर ले, तब तक एग्जाम जनरली नहीं निकलता है। तो पढ़े, एक बार डिटेल से पढ़ लो। चलिए टॉपिक डालेंगे ऋग्वेद। टॉपिक डालेंगे क्या? ऋग्वेद। ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद। चलिए ऋग्वेद के बारे में मैं बताता हूं। ठीक है, सबसे पहली बात, प्राचीनतम वेद। कौन है ये? प्राचीनतम वेद है, सबको पता है आप लोगों को। ऋग्वेद के कितने भाग है? 3 भागों में इसे बांटा गया है। ठीक है, कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। क्या क्या नाम है? क्या क्या नाम है? साकल, वास्कल, साकल, वास्कल और एक बालखिल्य। एक क्या है? बाल, इसको नीचे में रखिएगा वास्कल को। साकल, बालखिल्य, ठीक है, और एक है क्या? वास्कल। ध्यान में रखना है। ठीक है, तो याद रखना ऋग्वेद के कितने भाग है? 3 भाग। कौन कौन से? साकल, बालखिल्य और वास्कल। ठीक है, ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो साकल है, इसमें कितने मंत्र लिखे हैं? 1100। इसमें कितने मंत्र हैं? 51। इसमें कितने मंत्र है? 51 मंत्र है। टोटल कितना है? 1028। 1028 क्या है? सूक्त है। 1028 क्या है? सूक्त है। तो 1100 कहां से होंगे जी? इसमें बालखिल्य में कितने हैं? 17 है। बालखिल्य में कितने हैं? 17 है। तो इसमें कितने हो गए? 1011। कितने हो गए? 1011। अब हो गए 28। अब हो गए 28। तो साकल में कितने सूक्त हैं? 1011 सूक्त है। 111 का है, याद रखना 3 1 का सहारा रहेगा जीरो के साथ में। बालखिल्य में कितने हैं? 17 है। टोटल कितने सूक्त है ऋग्वेद में? 1028 सूक्त है। टोटल कितने सूक्त है? 1028 सूक्त है। वास्कल अभी अनुपलब्ध है। वास्कल की जानकारी नहीं है, अनुपलब्ध है। ठीक है, अनुपलब्ध है। तो याद रखना है आपको ऋग्वेद में क्या है। तो ऋग्वेद में क्या मिलेगा आपको? ऋग्वेद में क्या मिलेगा? 10 क्या मिलेंगे आपको? मंडल। क्या मिलेंगे? 10 मंडल मिलेगा। और क्या मिलेगा? 8 अष्टक मिलेगा। और क्या मिलेगा? 8 अष्टक मिलेगा। ठीक है, और क्या मिलेगा आपको? और क्या मिलेगा जी? सूक्त मिलेगा। 1028 क्या है? सूक्त है। 1028 क्या है? सूक्त है। इसके अलावा मिलेगा 10,580, लगभग में है ये। क्या मिलेंगे? मंत्र। मंत्र बोलो, या इसी को क्या बोलते हैं? ऋचा। या क्या बोलते हैं? इसी को ऋचा बोलते हैं। तो याद रखना ये भी एग्जाम में पूछा गया था। कितने मंत्र है?
10,580 राउंड फिगर में कितना बोल सकते हैं? 10,600 भी कह सकते हैं। राउंड फिगर में कितना कह सकते हैं? 10,600 भी कह सकते हैं। तो ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि ऑप्शन कैसा आया है। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे। तो क्या क्या है ऋग्वेद में, क्या क्या लिखा गया है? एक क्या मिलेंगे? 10 मंडल मिलेंगे, और क्या मिलेगा? अष्टक मिलेगा, और क्या मिलेगा? सूक्त मिलेगा। कितने सूक्त है? मंत्र कितने हैं? याद रखना, सभी मंत्र, सभी मंत्र किसकी स्तुति से प्रारंभ होता है? अग्नि देवता, अग्नि देवता की स्तुति से क्या होता है? होता है, याद रखना है ना, है ना, है ना। ऐसा कौन सा वेद है जिसके मंत्र अग्नि देवता की स्तुति से प्रारंभ होता है? वो वेद का नाम क्या है? ऋग्वेद है। वेद का नाम क्या है? ऋग्वेद है। ध्यान में रहेगा। ठीक है, सुनने से चीजें क्या होती है? याद होती है। ये कैसे पता चला? क्योंकि जितने भी आप ये पढ़ रहे हैं, जितने भी ये पढ़ रहे हैं, ये है क्या? इसे क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है इसे? श्रुति साहित्य कहा जाता है। वेदों को क्या कहा गया है? श्रुति साहित्य कहा गया है। सुनकर याद करना। तो सोचिए, इतने सारे मंत्र याद थे लोगों को। ठीक है, एक तो ऋग्वेद की बात हो रही है, आगे और भी क्या है? वेद है। तो आप लोग भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। आप लोग तो सब उसी के वंशज हो जी, हो कि नहीं हो? हो कि नहीं है? अभी बताऊंगा ना गोत्र, कौन से गोत्र में आता है बताना फिर मुझे, ठीक है? आप लोग, ठीक है, सब निकलेगा। कुर्मी, वर्मा, साहो, है ना, ऐसे तेली, यादव, और सब मिलेगा। ठीक है, बड़ा सुंदर सजा सजा के लिखते हो, इतना टाइम मिल जाता है? नहीं, अच्छी बात है, लिखना चाहिए। कॉपी को सुंदर सजाने का लाभ भी होता है, कारण मन की प्रसन्नता बनी रहती है। ठीक है, जिससे पढ़ने में मजा आता है। एक कचरा, अरे यार, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रहेगा ना पढ़ने के, जोश के साथ जाओगे ना पढ़ने, आधा कॉपी को देखोगे और ठंडा हो जाएगा। ठीक है, तो जोश ठंडा हो जाता है, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़े, बता सकते हैं यहां से प्रश्न आएगा तो। चलिए बात करते हैं मंडल के बारे में। तो लिखेंगे 1 2 3 मंडल, मैं है ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ और टेंथ, और टेंथ। एक एक लाइन किसी किसी की मंडल के बारे में पढ़ना है। पहले मंडल के बारे में उतना जरूरत नहीं है। सामूहिक रूप से बहुत सारे ऋषियों के द्वारा क्या किया गया, इसे लिखा गया है। तो इसमें बहुत सारे ऋषियों के क्या आते हैं? नाम आते हैं, जैसे मधु ऋचिया, है ना, आपका दीर्घा निकाया, ऐसे बहुत सारे क्या है, ऋषियों के नाम आते हैं। तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। द्वितीय मंडल की बात करता हूं, तो द्वितीय मंडल के रचनाकार कौन है? यहां लिख देता हूं, रचनाकार किसने रचा है? तो ग्रीष्मद ने रचा है ना, है ना। द्वितीय मंडल को किसने लिखा है? ग्रीष्मद ने लिखा है। तीसरे मंडल की अगर मैं बात करता हूं, तो तीसरे मंडल को किसने लिखा है? विश्वामित्र जी ने लिखा है। किसने लिखा है? विश्वामित्र जी ने लिखा है ना। चौथे मंडल की बात करता हूं मैं, तो चौथे मंडल को लिखने वाले ऋषि का नाम क्या है? वामदेव है। पांचवा मंडल किसने लिखा है? अत्रि जी ने लिखा है ना। छठवें मंडल कौन है? भारद्वाज है। छठवें मंडल को लिखने वाले कौन है? भारद्वाज है। सातवें मंडल के रचनाकार कौन है? वशिष्ठ ऋषि है। सातवें मंडल के रचनाकार कौन है? वशिष्ठ ऋषि है। और आठवें मंडल के जो रचनाकार है, उनका नाम है क्या? क्या नाम है? कांडव, 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 कांडव व अंगिरस, कांडव व अंगिरस ऋषि। तो ये सब क्या है? अलग अलग ऋषियों के द्वारा इन साहित्यों को, इन मंडलों को क्या किया गया है? लिखा गया। याद होता है, नो डाउट, करने से सब चीजें संभव है। ठीक है, पहले नोट कर लीजिए, फिर याद करते हैं इसको। ठीक है, सीक्वेंस में याद करना, गिनती है ये, गिनती है तो कैसे याद करना है? सीक्वेंस में याद करना है। ठीक है, चलिए, तो पहले का नाम क्या है? पहले का नाम क्या है? क्या नाम है? दूसरे का नाम क्या है? तीसरे का नाम क्या है? चौथा, पांचवा, छठवा,
सातवां, 1 मिनट का समय दे रहा हूं, तुरंत याद कीजिए। मैं खड़ा के आके एक जने को पूछूंगा। चलिए फटाक से। माइंड क्षमता कितनी है वो हम देख लेंगे। अगर कमी है तो बढ़ाने के लिए हमारे पास एक दवाई भी है। ठीक है, दवाई के लिए विशेष कम से कम आपको 1 से 1.5 घंटा मिनिमम देना होगा, इलाज हो जाएगा उसका भी। कौन बताएंगे? कौन बताएंगे? जल्दी बताइए, हुआ किसी की याद? अब मैं दिमाग देता हूँ, याद करने का तरीका बताता हूँ। पहला, हर चीज को याद करने का क्या होता है? तरीका होता है। कितने नाम दिख रहे हैं? कितने नाम दिख रहे हैं? 7 दिख रहे हैं भाई। कहाँ 8 दिख रहे हैं? 2 से लेकर कहाँ तक है? 5 बार पढ़िए। ठीक, बीच को छोड़ दीजिए। अब ये फिर 3 को पढ़िए, क्रम से पढ़िए। और इसको अभी मत करो, पहले इसी को करो। तरीका बता रहा हूं मैं। जी, हर चीजें होंगी। हुआ? 3 नाम याद हो गया? ठीक, इसको छोड़िए अब। इसको छोड़िए, ये 3 फिर से याद करिए। बिना देखे मन में बोलिए यही 3 को। बीच में कौन है? बीच में कौन है? अत्रि है। अब सबको एक साथ मन में दोहराइए। याद कीजिए आपने क्या दोहराया था इससे पहले। देख के नहीं दोहराना, मन में दोहराना है। आंख बंद कीजिए, याद कीजिए कहां पे आपने कैसे याद किया था उसको। अब कौन बताएंगे? अब कौन? चलिए बताइए जल्दी फटाक से। हम्म, वशिष्ठ। हम्म। हम्म। अंगिरस। चलिए बहुत बढ़िया। ठीक, तो कोशिश करने से सब होता है, इसी का नाम दुनिया है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। विश्वामित्र की बात करते हैं तो इन्होंने साहित्य लिखा। तो साहित्य के दौरान इन्होंने एक मंत्र लिखा, और वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मंत्र है, जिसका नाम है क्या? गायत्री मंत्र। तो याद रखिएगा, गायत्री मंत्र का रचनाकार कौन होंगे? तो कौन होंगे? ऋषि वशिष्ठ होंगे। चौथे मंडल, विश्वामित्र, सॉरी, कौन होंगे? विश्वामित्र होंगे। चौथे मंडल की अगर मैं बात करता हूं, तो चौथा मंडल में है ना, कृषि प्रक्रिया की क्या है? कृषि प्रक्रिया की क्या है? जानकारी है। प्रक्रिया मतलब कृषि संबंधित कार्यों के लिए किसका वर्णन है? मंत्र का वर्णन है। कृषि संबंधित जो भी काम होते हैं, कटाई, बुआई, लुआई, मंजाई, जो भी चीजें होती है, तो उससे संबंधित कुछ कृषि मंत्रों का क्या है? उल्लेख किया गया है। किसमें? कौन से मंडल में? चौथे मंडल में। है ना, कौन है ऋषि? वामदेव। इसी वामदेव ऋषि ने एक व्यक्ति का वर्णन किया है, पृथ्वीजैन्य। पृथ्वीजैन्य एक है ना, एक व्यक्ति का वर्णन किया। पृथ्वीजैन्य भी बोलते हैं, किसी किसी किताब में पृथ्वीजैन्य भी बोलते हैं। तो आप ऐसे लिखना है तो ऐसे लिख लो, ऑप्शन से आप क्लिक कर लेंगे। ठीक है, ये क्या है? ये उस समय करते थे क्या? खेती करते थे। और खेती की कौन सी पद्धति? आधुनिक पद्धति का अपनाया था इन्होंने। इसीलिए आधुनिक पद्धति को अपनाया था, जो आज की पद्धति है। इसीलिए इसी को क्या बोला जाता है? प्रथम कृषि, क्या जी, इंजीनियर। क्या बोला जाता है? पहला कृषि इंजीनियर कहा जाता है। किनको कहा जाता है?
पृथ्वीजैन्य को। किसको कहा जाता है? पृथ्वीजैन्य को कहा जाता है। तो वामदेव आए थे, सिखा के गए थे भैया खेती ऐसे की जाती है, ठीक है। और खेती के लिए और क्या क्या चीजें करनी है, तो उससे संबंधित जितने भी मंत्र वगैरह है, कार्य पद्धति है, वो सबका वर्णन इन्होंने किया हुआ है। क्लियर? ध्यान में रहेगा। चलिए, सबसे प्राचीनतम वेद बोलेगा तो आपको किसको बताना है? प्राचीनतम मंडल। कौन सा मंडल है? सातवां मंडल है। पहला और दूसरा और सातवां मंडल का नाम आता है। नवीनतम मंडल अगर बोला जाए तो किसको बताना है? 10वां मंडल को। सबसे नवीनतम मंडल इसी को कहा गया है, ठीक है, ध्यान में रखना है। चलिए आगे बात करते हैं, सातवें मंडल की बात करते हैं। सातवां मंडल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सातवें मंडल में एक युद्ध का वर्णन है और उस युद्ध का नाम क्या है? दशराज्य युद्ध। क्या नाम है? दशराज्य युद्ध। बता चुका हूं क्या? बताया कि नहीं बताया हूं? 10 राज्य युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध, ठीक है। तो चलिए मैं बात करता हूं, पहले जो आर्य रहते थे किस में रहते थे? कबीला में रहा करते थे। पहले आर्य किस में रहते थे? कबीला में रहा करते थे। एक कबीला का नाम था क्या? भरत कबीला। एक कबीला का क्या नाम था? भरत कबीला था, ठीक है। ये उत्तर भारत का एक कबीला हुआ करता था, जो पंजाब कश्मीर वाला जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में एक कबीला हुआ करता था, क्या? भरत कबीला। तो कहानी सुनिएगा, 10 राज्य युद्ध, ठीक है, 10 राज्य युद्ध, ठीक है। तो कबीला का नाम क्या था? कबीला का क्या नाम था जी? भरत कबीला। क्या नाम था? भरत कबीला। और भरत कबीला के राजा कौन थे? कौन थे राजा? सुदास। कौन थे राजा? सुदास थे। तो कहानी ऐसी है ना। उस समय जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हुआ करता था राजा के बाद, कौन? पुरोहित। राजा के बाद सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति कौन? जैसे अभी हमारे देश का राजा कौन है? राष्ट्रपति। कौन है राजा? राष्ट्रपति, ठीक है। और उनका मुख्य सलाहकार कौन? मेन कौन है? प्रधानमंत्री है। तो वैसे ही राजा कौन थे? सुदास थे। और है ना, हर राज्य में क्या होता था? एक पद होता था जिसे बोला जाता था क्या? पुरोहित कहा जाता था। ये सर्व प्रमुख मंत्री बोलो या अधिकारी बोलो, सर्व प्रमुख मंत्री या अधिकारी बोलो, ये हुआ कर पुरोहित हुआ, ठीक है, पुरोहित हुआ करते थे। बाद में समय बीतते गया, समय बीतते गया, बोला अब थोड़ा सा पद बदला जाए, है ना। तो इन्होंने पद को क्या कर दिया? बदल दिया। विश्वामित्र से किनको बना दिया? ऋषि वशिष्ठ को बना दिया। किसको बना दिया? ऋषि वशिष्ठ को बना दिया। इसीलिए ऋषि वशिष्ठ ने अपना जो कौन सा मंडल है, सातवां जो मंडल है, इस मंडल में क्या देखा इन्होंने कि कौन से युद्ध का? 10 राज्य युद्ध का क्या किया है? वर्णन किया हुआ है, ठीक है। अब चिढ़ गए कौन? विश्वामित्र। मेरे को अज्ञानी समझ लिया, मेरे लगता है कि मैं अच्छे सलाह नहीं दे पाऊंगा राजा को, बुरा लग गया। ज्ञानी व्यक्ति के साथ ऐसा होता है कई बार। थोड़ा क्या होता है, आप लोग भी महसूस कर रहे हो, करना कभी कभी पढ़ते करते जब बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं ना, तो लोगों में आ जाती है घमंड। एटीट्यूड है और घमंड, दोनों थोड़ा इतना सा बस अंतर है। मुझे आता है, मुझे बहुत सारी चीजों की जानकारी है, अच्छी बात है, मुझे ही आता है, या मेरे इतना किसी को नहीं आता है, या मैं जो करता हूं वो कोई नहीं कर सकता, ये क्या है? घमंड है। और घमंड का हमेशा क्या होता है? नाश होता है। अगर आप जानते होंगे, कौन सा युग की बात कर रहा हूं मैं? कलयुग की नहीं रे भाई, ठीक है। त्रेता युग से ये कहानी चली आ रही है ना। घमंड नाशम, घमंड का हमेशा नाश होता है, और जिसमें भी वो आएगा वो हमेशा क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। तो ये पुराने समय से, रावण को देखो ना जी, सबसे अच्छा अभी तो आ रहा है ना दशहरा, रावण को देखो। आपको प्रश्न पूछता हूं, ऐसा कौन सा जगह है छत्तीसगढ़ का जहां रावण को जलाया नहीं जाता? मुझे कल बताइएगा, ठीक है। ऐसा नहीं, प्रॉपर एक जगह का नाम बताना है आपको जो प्रचलित में सबसे ज्यादा प्रचलन में है ना। वो करंट अफेयर बोल सकते हो या स्टैटिक जीके भी बोल सकते हो। छत्तीसगढ़ का वह क्षेत्र या वह स्थल
का नाम बताइए जहां रावण को जलाया नहीं जाता और इसके पीछे कारण क्या है। ठीक है, भगवान मानते हैं। ठीक, क्योंकि देखिए उस पूर्व त्रेता युग में सबसे ज्यादा जो ज्ञानी व्यक्ति थे वो कौन थे, रावण थे। रावण जैसा ज्ञानी व्यक्ति नहीं था, परंतु हो गया भाई। ठीक, विश्वामित्र। अब विश्वामित्र बोले अब तो लूंगा मैं क्या, बदला। अब तो मैं क्या लूंगा, बदला लूंगा। गए कहा, अन्य कबीला के पास। गए कहा, अन्य कबीला के, और अन्य कबीला के सबको 10 राजाओं को क्या किया इन्होंने, इकट्ठा किया। 10 राजाओं को क्या किया, इकट्ठा किया। कौन, विश्वामित्र जी ने, है ना। जिसमें पंचजन्य कबीला भी हुआ करता था। जिसमें कौन सा कबीला हुआ करता था, पंचजन्य कबीला हुआ करता था। पंचजन्य कबीला का मतलब है 5 प्रमुख कबीलों का समूह। पंचजन्य मतलब 5 कबीला। जन, उस समय कबीला को बोला जाता था क्या, जन कहा जाता था, इसीलिए लिखा है पंचजन्य कबीला। तो चलिए मैं बता देता हूं वो 5 कबीला कौन कौन से थे। अणु कबीला था एक, अणु, द्रुह, द्रुह, तुर्वस, तुर्वस, पुरु, और एक था क्या, यदु। एक था क्या, यदु। तो ये 5 कबीला था। अणु, है ना, अणु, द्रुह, तुर्वस, पुरु, यदु। या ऊ वाले को एक साथ रखो, जल्दी याद होगा। अणु यदु, अणु यदु, द्रुह पुरु, द्रुह पुरु। ठीक है, तो और तुर्वस, ऐसे याद रखो। ऊ वाले को एक साथ, वो लास्ट में आता है तो थोड़ा सा अच्छा बनता है। तो दो दो का पेयर बना लो। अणु, अणु यदु, द्रुह, पुरु और तुर्वस, ये पंचजन्य कबीला था। इसके अलावा 5 क्या थे, अन्य कबीला था। क्योंकि एक बार एग्जाम में आया था, निम्न में से कौन पंचजन्य कबीला में शामिल था। समझ में, मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूं, एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है, इसलिए ये बातें बता रहा हूं। ठीक है, तो ये दोनों के बीच अब क्या होगा, लड़ाई होगा। किसके किसके बीच, भरत कबीला और 10 राजाओं के बीच क्या होगा, लड़ाई होगा। इस तरफ कौन है, वशिष्ठ है। दूसरे तरफ कौन है, विश्वामित्र है। चलो भैया लड़ते हैं। बहुत देर तक लड़े, वो घूघा क्या क्या बजते रहते हैं ना, चमका बिजली बिजली, थोड़ा आसमान में ऐसे माहौल वाहौल बना। ठीक है, बहुत ठीक है। आधे लोग इधर गिरते गए, आधे लोग उधर गिरते गए। ठीक है, कुछ बचाने का काम करते रहे। लास्ट में जीत कौन जाता है, कौन जीत जाता है, भरत कबीला की क्या हो जाती है, विजय हो जाती है। ठीक है, तो ये जो 10 राज्य युद्ध है, इसे क्या बोला जाता है, विश्व का प्रथम युद्ध माना जाता है। और विश्व का अगर ये प्रथम युद्ध है, उसमें जीतने वाला कौन है, भरत कबीला है। आसपास के क्षेत्र में इसकी ख्याति क्या हो जाएगी, 10 राजाओं को किसने हराया, कबीला ने हराया। नाम क्या होगा, बढ़ेगा, वर्चस्व इसका बढ़ गया, इसका क्षेत्र बढ़, और धीरे धीरे यही भरत क्या कहलाया, लोग उस क्षेत्र को किस नाम से जाने लग गए, भारत के नाम से जाने लग गए। तो भारत शब्द का उद्भव वही भरत कबीला से ही हुआ है। ध्यान में रखिएगा, पहले एक कारण है भारत शब्द का उद्भव के, भरत बोलते बोलते धीरे धीरे यही क्या हो गया, भारत हो गया। ध्यान में रखिएगा, तीसरी क्या कहानी, एक राजा की और पुरोहितों की। रानी नहीं है, हर जगह हीरोइन का होना जरूरी नहीं है। ठीक है, आप लोग क्या है ना, हर जगह प्रेम गाथा ला देते हो। प्रेम गाथा का समय आया नहीं है, अभी प्यार मोहब्बत नहीं चलने वाला इधर। इधर अभी थोड़ा सा आर्य है तो लड़ाई झगड़ा ही चलेगा। आर्य मतलब लड़ाई झगड़ा, लड़ाकू प्रवृत्ति, आक्रमणकारी, विध्वंसकारी व्यक्ति, है ना, तो वो समूह को दर्शाते थे। ठीक है, चलिए अगला बात करते हैं। ठीक है, नवे मंडल में किसका वर्णन है, तो नवा मंडल बताता है किसको, सोम रस के बारे में बताता है। सोम, सोम क्या है, एक वनस्पति है ना, वनस्पति पेड़ का नाम है जिससे सोमरस बनता है ना। और भी अन्य प्रकार की क्या होती है, वनस्पति होती है। ठीक है, तो सोम देवता, है ना, सोम देवता के बारे में या सोम वनस्पति के बारे में या सोम रस के बारे में कौन से मंडल में लिखा है, नवा मंडल में लिखा हुआ है। आप अगर धारावाहिक वारावाहिक देखते हो भगवान वाला, तो उसमें इंद्र जी को पीते पीते दिखाया गया है, देखियो ना, जाओ भैया हमारे लिए सोमरस की व्यवस्था करो। ठीक है, तो वो चीजें आपको मिल जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा मंडल, 10वां मंडल। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। चलिए क्या इंपॉर्टेंट है ये बात करते हैं हम लोग। ठीक,
10वां मंडल। ठीक है, 10वें मंडल की अगर मैं बात करूंगा आप लोगों को, है ना, तो 10वें मंडल में 3 विशेष सूक्त है। कौन कौन से सूक्त है? एक का नाम है क्या? पुरुष सूक्त। दूसरे का नाम है क्या? नदी सूक्त। और तीसरे का नाम है क्या? हाँ हाँ, ये तो याद रहता है आप लोग को। ठीक, विवाह सूक्त। ठीक है, बाकी याद रहे न रहे, ये तो जरूर रहेगा। ठीक है, चलिए, पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त देखिए, है ना, पुरुष सूक्त में किसके बारे में वर्णन है? वर्ण व्यवस्था की जानकारी मिलता है। वर्ण व्यवस्था की क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। ठीक है, तो जब समाज था, उस समय का समाज कितने वर्णों में बटा था? 2 वर्णों में बटा हुआ था। प्राचीन समय में अगर समाज की बात करूंगा तो कितने वर्णों में बटा था? 2 वर्ण में बटा हुआ था। कहानी हर समय जैसा नहीं होता बेटा, है ना, बदल जाता है। स्वरूप समय के हिसाब से क्या हो जाता है? बदल जाता है। एक होता था क्या? गौर वर्ण, और दूसरा होता था क्या? श्याम वर्ण। दूसरा क्या होता था? श्याम वर्ण होता था। और वर्ण का मतलब होता था क्या? रंग। वर्ण का मतलब होता था का? रंग। एक करिया, एक गोरा, बस यही है इसका मतलब, करिया और गोरा। ठीक, तो यही 2 वर्णों में बटा हुआ था। मतलब प्रारंभिक, सबसे प्रारंभिक चरण की बात करूंगा मैं आर्यों की, तो उस समय वर्ण, है ना, वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था? तो क्या था जी? वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था? रंग था। समय बीता, समय बीता, है ना, इसका आधार क्या बन गया? आधार क्या बन गया बताइए? कर्म बन गया। क्या बन गया? कर्म बन गया। अब कर्म आधारित समाज होने लग गया। क्या होने लग गया? कर्म आधारित समाज। और जब इसका आधार कर्म बना तो वर्ण व्यवस्था कितने हो गए? 4 वर्ण हो गए। तब कितने हो गए? 4 वर्ण हो गए। और कौन कौन से 4 वर्ण है? चलिए आइए मैं बताता हूं कौन कौन से हैं। कौन कौन से बताइए? ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य, चौथा शूद्र, चौथा शूद्र, और पांचवा नहीं है। ठीक है, छारी थे ना, तो कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और इनकी जो उत्पत्ति बताया गया है मानव शरीर के अलग अलग अंगों से बताया गया है। किससे बताया गया है? अंग से बताया गया। मानव अंग से उत्पत्ति इसकी तुलना की गई है। ठीक है, तो ब्राह्मण की उत्पत्ति कहां से बताया गया है? हाँ, कहां से बताया गया है? सिर से, है ना। क्षत्रिय की उत्पत्ति कहां से बताया गया है? भुजा से बताया गया है। वैश्य की उत्पत्ति कहां से बताया गया है? उदर से बताया गया है। उदर मतलब पेट, पापी पेट का सवाल बोलते हैं ना। और शूद्र की उत्पत्ति कहां से बताया गया है? पैर से बताया गया है। कैसे याद रखेंगे? पंडित जी, मतलब पुरोहित, क्या है, ब्राह्मण। ब्राह्मण क्या करेंगे? 4-4 घंटा, 5-5 घंटा मंत्र को पढ़ना है। बिना दिमाग के याद होगा क्या मंत्र? तो दिमाग मतलब सिर। ठीक है, लड़ाई लड़ने जाऊंगा तो एक मुटका देना है, तो उसके लिए भुजा में क्या होनी चाहिए? ताकत होनी चाहिए। तो वो क्या कहलाएगा? क्षत्रिय। तो जो शासन प्रशासन वर्ग है, जो सैनिक वर्ग है, वो सब यहां से आएंगे। ठीक है, व्यापारी लोग क्या करेंगे? कोदो, कुटकी, चावल बेचेंगे। उसका संबंध किससे? पेट से ही तो है। खान पान की बात कर रहा है। व्यापारी किस में आते हैं? वैश्य में। तो वो किसकी बात करता है? पेट की बात करता है ना। शूद्र, शूद्र का कार्य क्या होता है? सेवा करना। कार्य भी बताते जा रहा हूं ना, ध्यान में रखना। ब्राह्मण का काम क्या होता है? पूजा पाठ, यज्ञ, हवन, ये सब, है ना, और शिक्षा। ठीक है, शिक्षा देना भी होता है। क्षत्रिय का काम क्या होता है? शासन प्रशासन और रक्षा। शासन प्रशासन और रक्षा। वैश्य का काम क्या होता है? व्यापार लेन देन। ठीक, और आ गया क्या? शूद्र, शूद्र का काम होता है सेवा। तो बिना चल के जाए सेवा होगा क्या? सेवा के लिए तो चलना पड़ता है। तो इसकी उत्पत्ति कहां से मानी गई है? पैर से मानी गई है ना। इस बात को ध्यान में रखेंगे। चलिए नदी सूक्त की बात करता हूं, है ना। अगर मैं टोटल बात करूंगा वैदिक साहित्य में, वैदिक संहिता में मंत्रों का वर्णन है। टाइम हो गया क्या? वैदिक मंत्र, सॉरी, कितने नदी का वर्णन है? 31 नदी का वर्णन है। परंतु अगर मैं बात करूंगा ऋग्वेद में कितने नदी का वर्णन है? कितने नदी का वर्णन है? 25 नदी का वर्णन है। परंतु अगर मैं बात करूंगा 10वें मंडल की, 10वें मंडल में कौन सा सूक्त है? नदी सूक्त है। तो इस नदी सूक्त में कितने नदी का वर्णन है?
21 नदी का वर्णन मिलता है। मैं कुछ नदियों के नाम भी आपको बताया था। साथ ही साथ विवाह सूक्त में क्या मिलेगा? विवाह की जानकारी मिलेगा। एक अनुलोम विवाह और दूसरा विवाह। दो प्रकार के होते हैं, एक क्या होता है? अनुलोम विवाह, दूसरा क्या होता है? प्रतिलोम विवाह। दूसरा क्या होता है? प्रतिलोम विवाह। जैसे अगर है ना, ब्राह्मण का शादी किससे हो रहा है? छत्री से हो रहा है, तो वो क्या कहलाया? देव विवाह कहलाया। क्या कहलाया? देव विवाह कहलाया। परंतु कोई राक्षस है और जबरदस्ती धर के ले गया, इससे तो मैं शादी करूंगा, तो वो क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? राक्षस विवाह कहलाता है। कोई मतलब कोई व्यक्ति ऐसा ना भगा के ले जाता है, बोलते हैं जी जबरदस्ती, तो वो क्या कहलाता है? राक्षस विवाह। तो शादी बर विवाह आज शुभ मुहूर्त नहीं है ना? कितना तारीख है आज? 13 तारीख है। तो क्या है ना, थोड़ा सा सूर्य ग्रहण लगने वाला है, बोल रहे हैं 14 तारीख को, तो कल ही कराएंगे सूर्य ग्रहण में शादी। ठीक है, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। आज है 13 तारीख। 13 आर्टिकल 13 क्या कहता है? आर्टिकल 13 क्या कहता है? हाँ, 12 भी बताएंगे, पहले तो 13 बता देते हैं। ठीक है, 13 मतलब क्या होगा? 13 मतलब बहुत सिंपल शब्द है, शब्दों पे ध्यान मत दीजिएगा, मैं थोड़ा सा याद करने के तरीके से बता रहा हूं। 13 का मतलब वो ये हो जाता है, तेरा अधिकार। तेरा अधिकार। तेरा अधिकार कहने का मतलब है, अगर तेरे अधिकार को कोई भी उल्लंघन करता है, और उल्लंघन कौन करेगा? उसके लिए अगर कोई कानून बनाता है, तो वो कानून मान्य नहीं होगा, है ना? तो संविधान के भाग 3 ने हमें क्या दिया है? मौलिक अधिकार दिया है। और वो मौलिक अधिकार, है ना, का उल्लंघन करने के लिए कोई भी कानून नहीं बना सकते। अगर बनाता है तो वो क्या हो जाएगा? शून्य घोषित हो जाएगा। तो याद रखना, फंडामेंटल राइट्स के विरुद्ध में अगर क्या बनाता है? कोई कानून बनाता है, या कानून में क्या करता है? उसका कानून या उसका क्या करने की कोशिश करता है? अल्पीकरण। तो खैर कानून ही लिखो उसको। अब कानून कौन बनाता है? दो ही लोग तो है कानून बनाने वाले। एक है कौन भारत में? संसद। और राज्य में कौन है? विधानमंडल। राज्य में कौन है? विधानमंडल। तो यही दो लोग क्या बनाते हैं? कानून बनाते हैं। अगर ये इसका क्या कर दिया? उल्लंघन कर दिया। किसका? फंडामेंटल राइट्स का अगर क्या करता है? उल्लंघन करता है। ठीक है, उल्लंघन करता है। थोड़ा तो उर्दू भी आता है ना, तो उल्लंघन करता है, या फिर उसका क्या करता है? अल्पीकरण। अल्पीकरण मतलब कम करता है। किसको जी? मौलिक अधिकार को, आपके अधिकारों को। कौन? कोई कानून। तो वो कानून क्या हो जाएगा? शून्य घोषित हो जाएगा। शून्य घोषित हो जाएगा। ये कौन कहता है? आर्टिकल 13 कहता है। मतलब आपके मौलिक अधिकार के विरुद्ध क्या नहीं बन सकता है? कानून नहीं बन सकता है ना? कानून नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, चलिए, तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो ये कौन कहता है? आर्टिकल 13 कहता है। आर्टिकल 12 में है राज्य की परिभाषा। आर्टिकल 12 में क्या है? राज्य की परिभाषा है। याद रखा करो और भैया पूछ लिया करो मुझे। अच्छा, कल कुकुर काट दिया था तो आप लोग भी बह गए थे क्या भावनाओं में? है? ठीक है, राज्य की परिभाषा ये कल बताऊंगा, आज समय हो गया काफी। ठीक है, तो आप लोग जो बोलता हो ना, ये सब एक बार रिवाइज किया करो, अपने से याद होते जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, अभी शनिवार आने वाला है, सबको क्या करना है? रिवाइज कर देना सब आर्टिकल को। ठीक है, देखना आप लोग मास्टर बन जाओगे फिर। ठीक है, चलिए। किसमें सेव हो रहा था जी? है? व्यापम वाले में हो रहा था। बुला लो सबको। कहाँ यार? लो यार, सेव करो तो, थक गया मैं। क्लास चालू होगा ना थोड़ी देर में।